जय हिंद। अखंड भारत, जय मां भारती। देखिए, जैसा सभी को मालूम है कि बिहार में जो कल उठापटक हुआ, उथल पुथल हुआ और एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो नीतीश बाबू के द्वारा कल्टी मारा गया, अब वो दोबारा जो है आरजेडी के साथ मिलकर जो है अपनी सरकार का आज शपथ कह सकते हो समारोह में सम्मिलित होंगे और मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे और मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी यादव बनेंगे। तेज प्रताप यादव भी जो है कोई ना कोई मंत्रिमंडल उनको भी मिलेगा। तो इसमें कुछ जो है मतलब चीज़ें जो सामने उभर कर या सामने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और एज ए मेंबर ऑफ द बीजेपी हम उनका रिप्लाई देने का भी प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जननी, इस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, लोकतंत्र की जननी, स्वाभाविक सी बात है कि बिहार मगध का इतिहास बहुत ही स्वर्णिम रहा है, भले ही वर्तमान उसका कितना ही गर्त में वो डूबा जा रहा हो या वर्तमान की स्थिति कितना ही कैसे ही क्यों ना हो, लेकिन इतिहास और वो मगध का साम्राज्य हो या वैशाली हो, ऐसे कई एक गणराज्य की बात है जहाँ से लोकतंत्र का जन्म हुआ था। ये कई एक वक्तव्यों में और जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आपको सुनने को मिलता है। ठीक है, कि वह वैशाली की कह सकते हो कि भूमि है, वह कई एक ऐसे वहाँ नगरों का जब सबसे पहले महाजनपद वगैरह में भी विकास हुआ था तो उसमें सबसे प्रमुख मगध आता है और मगध का एक लंबा इतिहास रहता है। कौटिल्य चाणक्य की भूमि है वो, जयप्रकाश नारायण की भूमि और कई ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों की भूमि है। बुद्ध की और महावीर की भूमि है, वह ज्ञान की भूमि है, वह पुण्य भूमि है। राजनीतिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कई एक मामलों में जो है भूमि जो है हमेशा आदरणीय और पूजनीय रही है तमाम बिहारवासियों की। यह बात सही है कि लोकतंत्र की भूमि है और वहाँ से लोकतंत्र का जन्म हुआ था, ये सर्वविदित है, सभी लोग इसे जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कल तेजस्वी यादव ने जो कहा कि बीजेपी सभी विपक्ष पार्टियों को खत्म करना चाहती है, वो जेपी नड्डा का जो स्टेटमेंट आया था कि हमारी जो आइडियोलॉजी है उसी की बदौलत जो है हम आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं और बीजेपी और आगे बढ़ेगी और जितने भी लोग हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने कुछ गलत नहीं कहा। बीजेपी की आइडियोलॉजी ही वो थी जो इन्हें 2 सीट से लेकर आज जो है अटल जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद 2 कार्यकाल मोदी पूरा करने वाले हैं और आगामी 2024 का चुनाव भी बीजेपी ही जीतेगी। तो इससे स्पष्ट होता है कि इतने राज्यों में जो पूरे के पूरे जनता ने जनादेश दिया है, चाहे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो या वेस्टर्न स्टेट गुजरात हो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम हो, साउदर्न स्टेट हो कर्नाटक वगैरह हो या फिर नॉर्दर्न स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, हर जगह कहीं ना कहीं या तो बीजेपी उसमें शामिल है या बीजेपी की सरकार है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कुछ राज्यों को छोड़कर हर जगह बीजेपी की सरकार बनी है या बीजेपी जो है वहाँ प्रमुख विपक्ष के तौर पे या प्रमुख अल्टरनेटिव के तौर पे जानी जाती है। तो ये ऐसे ही नहीं हो पाया है, वो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी की ही देन है, एक विचारधारा की ही देन है। और वैसी विचारधारा जो राष्ट्र के प्रति समर्पित, वैसी विचारधारा जो राष्ट्र के बारे में सोचता हो, वैसी विचारधारा जो राष्ट्र के लोगों की कल्याण की बात करता हो, लोगों के वेलफेयर्स की बात करता हो, तो स्वाभाविक सी बात है वैसी पार्टी आगे बढ़ेगी। ठीक है, जेपी नड्डा जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। और रही बात समाप्त होने की, तो ऐसी पार्टियां जिनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जो सत्ता के भूखे हैं, सत्ता के लालची हैं, जो इधर उधर गाड़ी और कह सकते हो कि पलटी और कल्टी मारते रहते हैं, उनका धराशाही होना स्वाभाविक सी बात है। आज कांग्रेस जो है इतनी बड़ी पार्टी थी, आज देखो 40 से 44 सीटों पर आ गई। जेडीयू का क्या हालत हो गया, आरजेडी कितने सालों से बाहर थी सत्ता से। भले ही वो नीतीश कुमार की अनुकंपा है कि आप जो है सरकार में आ रहे हैं, लेकिन अभी भी आपके पास बहुमत नहीं है, आपकी कोलाइजन कब मिटे, आप पता नहीं कब फिर आपकी गाड़ी पलट जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है, जेपी नड्डा ने कुछ नहीं कहा था। अब है कि लोकतंत्र में विपक्ष का महत्व बहुत जरूरी है। सभी लोग चाहते हैं कि विपक्ष हो, एक मजबूत विपक्ष हो, एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। ठीक है, मतलब एक स्ट्रांग डेमोक्रेसी के लिए ये जरूरी है कि एक स्ट्रांग अपोजिशन हो। लेकिन यह कतई नहीं कहा गया है कि वैसे अपोजिशन जिसकी कोई आइडियोलॉजी ही नहीं हो, जिस सिर्फ और सिर्फ सत्ता की भूखी हो, वैसे अपोजिशन की भी कोई आवश्यकता नहीं है। उससे नुकसान ही होता है देश का। आप देखिए राज्यसभा में कितने हंगामे होते हैं, राज्यसभा के सदन को चलने नहीं दिया जाता है, कई बार संसदों को सस्पेंड भी किया जाता है, फिर भी जो है इतने शोर शराबे और हंगामे होते रहते हैं कि सदन की कार्रवाई बार बार जो है स्थगित करनी पड़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा लोकतंत्र की। अब देखिए, एक होता है कि लोकतंत्र आप दिखावे करते हैं,
और उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था कि समाजवादी लोग, मतलब वो नीतीश कुमार के साथ मिल रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी समाजवादी हैं, आरजेडी और जेडीयू दोनों समाजवादी हैं और समाजवादी ही उनके पुरखे रहे हैं, इसलिए वो समाजवादी कार्यों को करने की चेष्टा कर रहे हैं। एक प्रकार से कैसे समाजवादी लोग आपस में मिल रहे हैं, वास्तविकता से कोसों दूर है। आप देख लो, आरजेडी की मैं अगर बात करूं, क्योंकि ये स्टेटमेंट तेजस्वी यादव के द्वारा ही आया था, तो मैं उन्हीं को ही रिप्लाई करता हूँ। उनकी एक पार्टी है, तो वास्तविकता में वो पार्टी नहीं, वो एक फैमिली पार्टी है। पहले उनके पिताजी जो है पूरे के पूरे करता धरता थे, अब जो है तेजस्वी यादव आए हैं, आने वाले फिर उनके बेटे बेटियाँ आएंगे, उनके बहन के बेटे बेटियाँ आएंगे। कहने का मतलब है वह एक परिवार की पार्टी है, वहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है ही नहीं। सच मायनों में अगर कोई पार्टी लोकतांत्रिक सही मायनों में है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है, जहाँ हर एक 3 साल के बाद उसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। एक अदना सा कार्यकर्ता, मतलब ग्राउंड से नीचे से उठकर जो है ऊपर प्रधानमंत्री तक पहुँचता है। कहीं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड उसका नहीं। नीतीश जी का देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ, कहीं कोई जो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता, नीचे से उठकर जो है वो ऊपर पहुँचते हैं। एक सामान्य से कार्यकर्ता जो कि एक ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो राष्ट्रपति के पद पर आसीन होते हैं, तो वो ऐसे नहीं होते। सच्ची मायनों में अगर कहीं लोकतंत्र है, कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों की अगर कोई रक्षा करता है, उससे जीता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी है, वो बीजेपी है। और चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू भी एक ही जो है कह सकते हो ना कि नीतीश कुमार ही सर्वे सर्वा है, अब तक वही मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं। और कह सकते हैं उसमें तो कह सकते हैं जेडीयू में तो खैर इतना है कि वो अध्यक्ष बार बार बदलते रहता है, ठीक है, इतना एक चीज़ है। लेकिन आरजेडी में तो वो भी नहीं है, तो कम से कम तेजस्वी यादव तो लोकतंत्र की बात ना करें, ठीक है। तेजस्वी यादव लोकतंत्र की बातें आपसे अच्छी नहीं लगती। और रही बात विपक्ष की भूमिका में, तो आप जो है एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे या नहीं निभा रहे थे, लेकिन हाँ इतना ही कहूँगा कि अब जब आप सत्ता पक्ष में आए हैं तो एक अच्छे कह सकते हो कि सरकार चलाने का कोशिश करें। जो आपके पूर्वजों के द्वारा जो जंगल राज दिया गया था, ठीक है, जंगल राज कायम और स्थापित किया गया था, जो करप्शन था, जो भ्रष्टाचार है, इन सब चीज़ों से आप जो है दूर रहें, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। और कम से कम बिहार के लोगों का कल्याण जिससे हो सके, ठीक है। क्योंकि अगर वो कालखंड को अभी भी जो पुराने लोग हैं उसे अगर याद करते हैं, तो कोई भी आपको वोट देने के लिए तैयार नहीं होता। और आज भी जो नीतीश कुमार जो कह सकते हैं कि हमेशा जिसकी आलोचना करते थे, जिसका विरोध करते थे और जिसका एक विकल्प और अल्टरनेटिव के तौर पर वो चुन कर आए, जीत कर आए, आज उन्हीं के साथ जो है वो मिल गए, वो एक अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी की पूरी बिहार की जनता उस जंगल राज से, उस क्राइम से, उस मर्डर से, उस कास्टिज्म से, उस कम्युनिटिज्म से और एक प्रकार से कह सकते हैं उतने सांप्रदायिक या राजनीतिक हिंसा से सभी लोग भलीभांति परिचित हैं। और जो है इसी के कारण है कि आप इतने सालों तक जो है सत्ता से दूर रहें और आपको जो है सीटें तो आई, लेकिन आप बहुमत की सरकार ना बना पाए। और उसमें अब आगे कभी भी आप कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास वो आइडियोलॉजी ही नहीं है। जो आप लोकतंत्र की बात कहते हैं, वो लोकतांत्रिक मूल्य, वैल्यूज और प्रिंसिपल ही नहीं है, और आपकी पार्टी अडॉप्ट भी नहीं करती। आपकी एक परिवारवादी पार्टी है, और स्वाभाविक सी बात है कि यह कोई कह सकते हो कि राजा महाराजाओं का जिस प्रकार से वंशज जो है उत्तराधिकारी के तौर पर जो है राजा का बेटा राजा, मंत्री का बेटा मंत्री बनता था, उसी प्रकार की आपकी पार्टी है। और आने वाले समय में आरजेडी के कार्यकर्ता भी इससे खफा होंगे, और देख लेना फिर आपका परफॉर्मेंस और डाउनग्रेड होगा। ऐसे भी जेडीयू तो डूबती नैया ही है, ठीक है, उसकी तो नैया आज न कल डूबनी ही है, 2-4 साल का खेला है। फिर आरजेडी भी जिस प्रकार से एक ही परिवार के लोग उस पर हमेशा कायम रहते हैं, वो अभी आज न कल डूबेंगे ही। अब बात थोड़ा कर लेते हैं समाजवाद की। समाजवाद किस बात का समाजवाद? अपने दोनों भाई मंत्री बन गए, अपनी बहन को राज्यसभा सांसद बना दिया गया, कैसा समाजवाद भाई? मतलब एक ही पार्टी का किसी को मंत्री बना दो, किसी को नेता बना दो, किसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो, किसी को राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष बना दो, किसी को राज्यसभा में भेज दो, किसी को मंत्री जो है मंडल अलॉट कर दो। मतलब अपने ही घर परिवार के लोग जो है राजनीति की रोटियां अच्छे से सेक कर खा रहे हैं। बाकी जितने भी कार्यकर्ता हैं सब सिर्फ जो है नारे और झंडे उठाने के लिए बने हुए हैं। तो ये आपका समाजवाद है, मतलब यह जो है समाजवादियों का समाजवाद है, यह जो है आरजेडी का समाजवाद है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं, उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द के बारे में बात किया कि किस प्रकार से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है। ठीक है भाई, कल तक जिसकी सरकारें थी वहाँ तक सांप्रदायिक सौहार्द जो है बिगड़ रहा था, आज के बाद जो है सांप्रदायिक सौहार्द एकदम बन जाएगा। जैसे कांग्रेस ठीक वैसे ही कहती है कि अभी जो है देश में, कांग्रेस बार बार बीजेपी पे और हमारी पार्टियों पे एलिगेशन लगाती है कि आज जो है देश में सांप्रदायिक तनाव का माहौल है। क्या 1947 में बीजेपी थी? फिर भी देश का विभाजन कैसे हुआ? और जो आप बार बार कहते हैं कि
लालू यादव ने आडवाणी का रथ रोका, तो मैं यह तमाम जो है कह सकते हो ना कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ, और तेजस्वी यादव को, कि उन्होंने रथ रोका इसलिए बिहार तक ही रुक गए। ठीक है, लालू यादव ने जो है राम के रथ को रोका इसलिए वो बिहार तक ही सिमट कर रह गए, और उस बीजेपी जिन्होंने राम का साथ दिया वो पूरे के पूरे भारत में आज देखो उसके प्रधानमंत्री और कई एक राज्यों में उनकी सरकारें बनी हुई है। ठीक है, तो जैसा आपने किया वैसा आपने पाया। अब जो है आगे हम बात करते हैं सांप्रदायिक सौहार्द की। तो अभी अगर आप सरकारी आंकड़े उठाकर देखोगे तो जितना मोदी गवर्नमेंट के द्वारा माइनॉरिटी के लिए किया गया है उतना कांग्रेस के द्वारा भी नहीं किया गया था। हाँ, यह बात जरूर है कि माइनॉरिटी के दिमाग में जो अपीजमेंट की पॉलिसी विपक्षियों के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा या अन्य पार्टियों के द्वारा अपनाई जाती है, ठीक है, उसके कारण उसका हमेशा नुकसान ही होता है, और यह अपीजमेंट की पॉलिसी के कारण उसका कभी विकास नहीं हो सकता। लेकिन बीजेपी जो गवर्नमेंट है और आदरणीय नरेंद्र मोदी सरकार ने यह जो है माइनॉरिटी के लिए इन्होंने जितना भी किया है उतना, अगर आप कई एक ऐसे स्कीम्स को आप देख सकते हैं तो आप पाएंगे कि इतना फंड आज तक किसी पार्टी ने अलॉट नहीं किया। ठीक है, तो रही बात सांप्रदायिक सौहार्द की, तो वह जो है ना इस कालखंड में अगर आप यूपी वगैरह या बिहार वगैरह या कहीं भी जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, आप वहाँ अगर एक सर्वे करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आप पाएंगे कि चाहे दंगों की संख्या हो, लूट मारकाट की संख्या हो, या एक प्रकार से कह सकते हो कि जो भी सारी चीज़ें हैं वो पिछली सरकारों की तुलना में या विपक्ष पार्टियों की जब सरकारें थी उसकी तुलना में कम ही हुआ है, अधिक नहीं हुआ है। और आपके कालखंड में, खास करके लालू यादव के कालखंड में जितने दंगे हुए थे, जितने सांप्रदायिक तनाव बढ़े थे, उससे अभी वर्तमान का समय है जहाँ बीजेपी और बिहार में जब सरकार थी तो कम ही हुआ, उससे अधिक नहीं हुआ। और इसका जो है आप पूरे के पूरे सरकारी आंकड़े से भी इसका तुलना आप कर सकते हैं। उन्होंने बात कहा क्वाइट इंडिया मूवमेंट का। क्वाइट इंडिया मूवमेंट की बात की, जब जो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की बात की उन्होंने, कि आने वाले समय में जो है बीजेपी को बिहार से भागना होगा। बीजेपी बिहार में भागी नहीं है, अभी भी बीजेपी जो है मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में वहाँ रहेगी। और आने वाले 2024 का प्रधानमंत्री का चुनाव हो, उसमें आने वाला वो दिन दूर नहीं जब जेडीयू को सिर्फ 2 और 1 सीटें मिलेंगी और आपको एक और 2 ही सीटों से संतोष करना पड़ेगा। आगामी 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और बिहार में 40 की 40 सीटें जो है बीजेपी जीतेगी। ठीक है, एक बात आप ये मन में बैठा लें, और बीजेपी इसकी अभी से तैयारी कर रही है। बीजेपी कहीं जाने वाली नहीं है। बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वह बूथ तक जाकर पीपुल से पीपुल जो है वो कनेक्ट करेंगे, लिंक इस्टेब्लिश करने का प्रयास करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल सेक्टर स्कीमों के बारे में बताएंगे, मोदी जी क्या कार्य कर रहे हैं लोगों के लिए, यह जन जन तक पहुंचाएंगे। फिर आगामी जो है लोकसभा 2024 और बिहार विधानसभा 2025 की तैयारी अभी से ही प्रारंभ कर देंगे। उसका शंखनाद ऑलरेडी हो चुका था, सातों मोर्चे का जब कह सकते हो कि मीटिंग हुआ था, और एक प्रकार से कह सकते हो कि सातों मोर्चों को जो है 30 और 31 जुलाई को जो एक प्रकार से कह सकते हो सम्मेलन हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ, जिस भी रूप में आप कहें, उसमें यह बातें उभर कर आई है। और बीजेपी जो है आगामी जो है बिहार विधानसभा में अपनी सरकार भी बनाएगी, और आने वाले समय में मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, क्योंकि आरजेडी को भी लोगों ने देखा है, जेडीयू की सरकारों को भी लोगों ने देखा है। तो आरजेडी और जेडीयू के कार्यकालों से सभी लोग परिचित हैं। ठीक है, और उनके कामों से भी सभी लोग जो है एक प्रकार से देख चुके हैं कि वह कैसा कार्य करती है। ठीक है, और कितना उससे जनता सेटिस्फाई या नहीं सेटिस्फाई है, 2025 2024 के परिणामों से आपको भलीभांति जो है इसका उत्तर मिल जाएगा। अब बात करते हैं पीएम की दावेदारी। ठीक है, कि मतलब तेजस्वी यादव ने चाल चली है कि अभी जो है हम इनके साथ जो है गठबंधन कर लेते हैं, 2-2.5 साल तक तो ये मुख्यमंत्री जो भी रहेंगे, फिर जब पीएम का कैंडिडेट का जब समय आएगा तो जो है हम नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री के रूप में जो है इन्हें पेश करेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में आप पेश कीजिए, ये तो मोदी की भी चाल है, पेश करें प्रधानमंत्री के रूप में। फिर कांग्रेस पार्टी का क्या होगा? कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है कि जब तक कांग्रेस पार्टी का उनका लल्ला होगा, मतलब युवराज बने रहेंगे राहुल गांधी, तब तक कोई भी और किसी को भी प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट के लिए मतलब एक प्रकार से कह सकते हो ना कि अपॉर्चुनिटी या ऑफर नहीं दिया जाएगा। वो कांग्रेस सर्वविदित है, उनका घोषित डिक्लेयर प्राइम मिनिस्टर का जो कैंडिडेट है वो राहुल गांधी होंगे। ठीक है, इस प्रकार से फिर अगर नीतीश बाबू बनते हैं प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट विपक्ष का, संयुक्त विपक्ष का, ठीक है, अगर उन्हें बताते सारे विपक्ष मिलकर बनाते तो फिर ममता बनर्जी का क्या होगा? ठीक है, अगर ममता बनर्जी नहीं बनती तो फिर केसीआर का क्या होगा? तो इतने जो विपक्षी पार्टी हैं इसमें एकता नहीं है, आपसी ही फूट है। तो ठीक है, नीतीश कुमार को आप खड़ा करिए प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट में, मोदी से लड़वाइए
पिछले बार जब वो लड़े थे तो 2 सीट जीते थे, ठीक है। तो इस बार भी 20, जैसे 20 आपका जो है लोकसभा के सदस्य होंगे और 20 आरजेडी और जेडीयू 20-20 सीटों पर अगर चुनाव लड़ी, उसमें अगर 1-2 सीटें और आप अपने सहयोगी दलों को देंगे तो 17-18 सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे। और 17-18 सीटों पर चुनाव लड़कर उसमें जीतेंगे 1-2 सीट, और 1-2 सीट जीत कर आप जो है सोचते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है, बनिए, कोशिश कीजिए, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है और महत्वाकांक्षा राजनीति में होनी भी चाहिए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री पद के दावेदारी के लिए नीतीश कुमार जो है ना सबसे अयोग्य, सबसे असफल और सबसे कह सकते हो ना कि भ्रष्टाचारी नेता के रूप में है, जो आने वाले समय में प्रधानमंत्री क्या उनके मुख्यमंत्री की भी कुर्सी नहीं बचेगी, ये जनता इसका निर्णय लेगी। अब बात करते हैं, ठीक है, कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट का जो हम लोगों ने बताया था कि किस प्रकार से जो तेजस्वी ने एग्जाम्पल दिया कि यहाँ बिहार से बीजेपी की विदाई होगी, बिहार से बीजेपी की विदाई नहीं होगी। अब जो है बीजेपी बिहार में अपने पैर को जमाएगी, अपने आप को इस्टेब्लिश करने का और अधिक प्रयास करेगी। और अभी तो हम 70 ही क्रॉस किए हैं, आने वाले समय में 200+ सीटें जो है 2025 में बीजेपी जीतेगी और 2024 के प्राइम मिनिस्टरशिप यानी लोकसभा के चुनाव में लगभग 40 जो कंस्टिट्यूंसीज हैं एमपी के, उस 40 की 40 सीटें जो है बीजेपी जीतेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बीजेपी का अंत नहीं हुआ है, इसका आज से आरंभ है, ठीक है। आज हम अपने जो है तरफ से जितना भी तेजस्वी यादव के वक्तव्य थे, बयान थे, या जिन बातों को उन्होंने कहा उसका हमने रिप्लाई दे दिया अपने अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो अब हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। अब हम किसी अगले जो है मुद्दे पे किसी बार जो है ना, अब देखिए क्या उन लोगों के आज शपथ समारोह वगैरह होता है, मतलब ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा इसका और आगे विश्लेषण करेंगे कि क्या आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति होनी चाहिए, या बीजेपी की जो कह सकते हैं पॉलिटिकल परफॉर्मेंस है अब तक का बिहार में वो कैसा है, और आने वाले समय के लिए जो है उसे कैसे अपनी तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि हम ऐसे नेताओं को जैसे नीतीश बाबू जैसे पलटू चर्चा को जो है हम पीछे छोड़कर आगे निकल सकें, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।